Welcome to 3D Educators, Trainers and Consultant. My name is Dr. Muhammad Shahir Waqar and I'm basically a group president of 3D Group. 3D Group has different sort of companies. One is 3D Educators, which is totally a training and development company. And second is Vertex Solutions, Perceptron Global, IBS and different companies which is working on different domains. तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इट्स माय बैकग्राउंड। मेरा तकरीबन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी का और साइबर सिक्योरिटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 11 साल मैंने तकरीबन कोई ग्लोबल हेड के तौर पे काम किया यूके में। 35 कंट्रीज़ को मैं हैंडल करता रहा और उसके बाद फिर वहीं पर हमने ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट की और सॉफ्टवेयर हाउसेस को स्टार्ट किया। दैन कम टू पाकिस्तान और यहाँ पर भी स्टार्ट किया, तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें रनिंग। आज जो हमारा बेसिकली ये प्रोग्राम है दैट इज़ रिलेटेड टू दी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम है क्या, इसका स्कोप क्या है, इसकी मार्केट क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोग किस किस डोमेन में इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या है। ठीक है, क्यों इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है दुनिया भर में इसकी। ठीक, 1997 के अंदर पाकिस्तान का जो पहला प्रोजेक्ट ई कॉमर्स का लगाया था वो मैंने लगाया था और उसमें पूरे पाकिस्तान से मैंने हायरिंग करवाई थी। 100 लोगों को हमने हायर किया था और उस वक्त हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में तो नहीं था, उसका कोई नाम निशान, यूके और यूएस की मार्केट थी। तो हमारी कंपनी जो हमने 6 महीने पे मैंने उस कंपनी को पहुंचाया था, तो किसी इन्वेस्टर का काम था दरबार, तो $12 लाख के ऊपर वो कंपनी सेल कर रही थी उस ज़माने में। उस वक्त हम भी सीख रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या होता है। हाँ, मैं काम 94 से कर रहा था। मेरी एक वेबसाइट थी $5 होस्टिंग के नाम से, जिसको मैं होस्टिंग बेचा करता था और वो 4 साल मैंने चलाई। फिर मैं 27,000 क्लाइंट हो गए, मैं थक गया था, रात रात भर जाग के, तो मैंने कहा बेच दिया मैंने उसको। खैर, कम टू दी पॉइंट, दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड क्रिएट हुई 1978 के अंदर और उस वर्ल्ड का नाम था इंटरनेट। वो वर्ल्ड जो है जिस पे आप कनेक्ट होते हैं, किसी को नहीं अंदाज़ा था कि ये इतनी तेज़ी से ग्रो करेगी। सब पहले क्या करते थे, अपनी चीज़ों को छुपाते थे कि यार हमारा सीक्रेट है, ये कोई फार्मूला बना लिया किसी ने तो उसका सीक्रेट है, ये फलां चीज़ का सीक्रेट है। ठीक है, इस इंटरनेट के आने का मकसद ये हुआ कि लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी और जब आप शेयर करते हैं ना तो कम नहीं होता, बढ़ता है ऑटोमेटिकली। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला का सिस्टम है ये कि जब आप शेयर करते हैं तो चीज़ें बढ़ती हैं। ओके फिरोज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है मुझे। ओके आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, मिस माइदा, कैन यू हियर मी? Assalamu alaikum. Yes, I can hear you very well. ओके, थैंक यू। सो ये 1978 का एक छोटा सा तजुर्बा आप समझ लीजिए लोगों ने किया और आपस में 2 कंप्यूटर की शेयरिंग हुई। फिर उन्होंने कहा इसको पब्लिक कर देते हैं, आप अपनी चीज़ें शेयर कर दें, हम अपनी चीज़ें शेयर कर देंगे। करते 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 1983 के अंदर जो है वो इंटरनेट का सही मानों में आगाज़ हुआ, जब www की सर्विस लॉन्च हुई। ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये सर्विस क्या है? ये सर्विस है कि ये सर्विस ही की वजह से आपको एक वेबसाइट पर कोई चीज़ नज़र आती है। आप ये समझ लीजिए कि पिक्चर की जगह पिक्चर नज़र आती है, वीडियो की जगह वीडियो नज़र आती है और आप टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट देख पाते हैं। तो ये इस सर्विस की वजह से, और इस सर्विस ने ऐसा काम किया कि फिर जो वेबसाइट थी यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आता था। पहले वेबसाइट पे खाली टेक्स्ट आता था, goofer.google.com कर खुला करती थी। ठीक है, लेकिन बाद में दरबे पिक्चर आना शुरू करी। लोगों ने कहा यार हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या हैं, हम उसको दिखाएं, हम उसके बारे में बताएं।
तो लोगों ने बाकायदा तौर पर अपने वेब एड्रेस शेयर करना शुरू कर दिए। अब ये वेब एड्रेस की रीच बहुत ज़्यादा थी, आपकी रीच आपके गली मोहल्ले तक है, बहुत है तो आप बंटिंग लगा लेंगे दुकानों पे जाके। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे होती थी पहले? स्टॉल्स लगते थे, बंटिंग्स लगती थी, अभी भी लगती हैं, हुडिंग्स लगती थी, मुख्तलिफ नोटबुक्स लगाए जाते थे, आप स्टिकर लगा के चिपका देते थे, ब्रोशर बांटते थे। ये अभी तक होता था, ये स्टिल 2005 तक होता था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कि लोग बांटते थे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन जब ये वेब आया और वेब की वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से पहुंचने लगी लोगों तक। यानी आप अपने बारे में, एक कंपनी नहीं, आप अपने बारे में कि मेरी स्किल्स क्या हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आपने एक पेज बनाया, उस पर डाला और आपने उसको ओपन कर दिया और आपने किसी का यार मेरी ये देख लें मैं क्या हूँ। तो वो आदमी जो कि आपको रीच नहीं कर सकता था, वो यूएस में बैठा हुआ है या वो कहीं और बैठा हुआ है, वो आपको रीच करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया कि आपकी जो ऑटोमेटिकली जो आपका अवेयरनेस है लोगों तक बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई, और इसकी स्प्रेडनेस इतनी तेज़ हुई कि 400 साल की मार्केटिंग 40 साल की मार्केटिंग के बराबर हो गई, इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुई, ठीक है। अब आ जाएं आप कि हम जब डिजिटल मार्केटिंग से पहले हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोई डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग क्यों कराएगा, ठीक है। तो हर कंपनी का एक बिजनेस है, ये दुनिया चल रही है बिजनेस पे, याद रखें। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो स्कैम में लोग फंसते हैं आज, जो ज़्यादातर लालच में आते हैं, उन्हीं के साथ स्कैम हो रहा है, ठीक है। क्यों? यार वो 2 मिल रहे थे वहाँ फ्री, पता चला जो 2 निकले ना वो खाली थे, एक ही सही था, तो आप पैसे एक के भी ज़्यादा दे आए। तो देर इज़ नथिंग इज, ये याद रखने, ध्यान में रख लें, आप इंटरनेट पे आप काम करें, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। फ्री कुछ नहीं, एवरीथिंग हैज़ कॉस्ट, कॉस्ट है हर चीज़ की, आपको बेयर करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। अब वो कॉस्ट किन किन सूरत में आप दे सकते हैं? वो टाइम की हो सकती है कॉस्ट, वो आपकी अपनी कॉस्ट हो सकती है, वो पैसों से हो सकती है, वो स्किल से हो सकती है, लेकिन कॉस्ट होगी। आपको लग रही है फ्री, फ्री नहीं है, ठीक है, कॉस्ट है, वो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो जितने दुनिया में लोग काम कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी आदमी बगैर दोस्त भी उसको बनाते हैं जिसके पास 4 पैसे होते हैं, कहते हैं यार चलो यार कुछ नहीं तो कुछ आइसक्रीम ही खिला देगा, ठीक है ना। होता है ये, बहुत सारे लोग दोस्त ऐसे बनाते हैं, मतलब की दुनिया है आजकल तो। लेकिन कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं जो आपसे मुखलिस होते हैं, लेकिन वो शायद 10 में से कोई एक होते हैं। तो बिजनेस इज द मेन की। बिजनेस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान में रखें आप, ठीक है। बिजनेस करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आप बिजनेस किस चीज़ का करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, या तो प्रोडक्ट होनी चाहिए या कोई सर्विस होनी चाहिए। प्रोडक्ट के 2 तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट टेंजिबल है, टेंजिबल का मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप हाथ लगा सकें, छू सकें, और इनटेंजिबल ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, तो वो सर्विस है। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप प्लम्बर की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब सर्विस है। तो दुनिया में 2 तरह के काम हैं, या तो वो सर्विस है या तो वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट है जिसको आप जाके ख़रीदते हैं या आप मंगवाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ बिजनेस के लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन। विदाउट हैविंग दी प्रोडक्ट सिलेक्शन आप बिजनेस नहीं कर सकते। प्रोडक्ट सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि यार बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ये मैं इसका बना लूँ, पता चला मार्केट की डिमांड ही नहीं है। तो जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का एक सिलेक्शन करते हैं। पहली चीज़ बिजनेस की रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, इस प्रोडक्ट के बारे में जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। तो अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए। पहले शायद याद हो आपको, कुछ लोगों को शायद याद हो, पहले मोहल्ले में ना आके बाकायदा
इवेंट लगा करते थे, वो जी सनसिल्क वाले आए हुए हैं, वो जी मेडिकेम वाले आए हुए हैं, फला आए हुए हैं, वो बाल धुला रहे हैं, कोई टूथपेस्ट वाला आ रहा है, वो टूथपेस्ट दिखा रहे हैं, बच्चों का वैरायटी प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग, वो ये कर रहे थे कि वो आपको अवेयर करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, चाय आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हमारे वालिद साहब बताते हैं चाय पहले फ्री में बटती थी, पहले मोहल्ले में आके चाय फ्री में बटा बेच जाते, आज 2400 रुपये किलो चाय खरीद रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अवेयरनेस उन्होंने उसकी आपको एक हाइप, एक चीज़ की पहले रिक्वायरमेंट क्रिएट की, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे होगा, ठीक है, तो इसके लिए पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होती है, इसको हम जरा साइड पर कर देते हैं। अभी ये क्या होती है, इसको साइड पर करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, ठीक है। इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। अभी देख लेते हैं बिजनेस की और रिक्वायरमेंट क्या है। बिजनेस की तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको स्किल्ड पीपल चाहिए। स्किल्ड पीपल कौन होते हैं? जो काम जानते हैं, जिस काम को वो कर सकते हैं, वो लोग चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्किल्ड पीपल नहीं है आपके पास, आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। अभी एक रिपोर्ट आई कि जनाब पाकिस्तान से 66 लाख फैमिली चली गई। फिर अभी एक रिपोर्ट आई कि जनाब 1 महीने के अंदर कोई पाकिस्तान से जो है वो 34,000 कंपनी दुबई में खुली हैं 1 महीने में। अब क्या हो रहा है, ये किसी ने पूछा सर ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कोई मसला नहीं, और हो जाएगा पैदा। अरे कहाँ से पैदा हो जाएगा भाई, ये कीमती तरीन सरमाया है जो आपके पास से ड्रेन हो रहा है। और ये ड्रेन हो जाएगा तो फिर सारे जाहिल रह जाएंगे, फिर आपको लोग नहीं मिलेंगे काम करने वाले, समझ आप। तो मैं कहता हूँ सलाम करें उनको जो मुझे नहीं करें, उनको करें जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट खुले हुए पढ़ा रहे हैं, इस कंस्ट्रेंट हालात में भी पढ़ा रहे हैं, उनको आपको स्किल बना रहे हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। मजीद आगे आ जाइए, और क्या चाहिए। अब आपको मुख्तलिफ किस्म की, मैं यहाँ रिसोर्सेज का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वैसे रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाती है, लेकिन रिसोर्सेज में हमें मशीनरी भी चाहिए, टूल्स चाहिए, ठीक है, टेक्निक्स चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, मेथडोलॉजीज चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। इनके बगैर हम बिजनेस नहीं कर सकते। और फिर हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट तरीन रिसोर्स है बिजनेस करने के लिए, हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। नहीं, मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि ये नहीं चाहिए। ये सारे लोग चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको काम नहीं आता, उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, वो कहते हैं यार मैं काम बताऊं क्या करें। ठीक है, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये सारा फैक्टर नहीं है। आप समझ रहे हैं? पैसा आपको चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्किल लोग भी चाहिए, वरना वो पैसा बर्बाद कर देंगे आपका। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ है आपके पास, अच्छे लोग भी हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें, सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब बिजनेस की
ये तो बात समझ में हो गई ना। ये अब रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप चाहें तो लिख लें, रिकॉर्ड भी हो रहा है वैसे, आप चाहें तो लिख लें, आप लोग लिख लें, कोई मसला नहीं, जल्दी जल्दी लिख लें, वरना कैमरे से तस्वीर उतार लें। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली, लेकिन हर बिजनेस की ना एक बैकबोन होती है। बैकबोन क्या होती है? जैसे इंसान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ना इंसान की, अल्लाह ने वो चीज़ बनाई है, अल्लाह ना करे ये बेकार हो जाए, सारा देश में बेकार हो जाएगा। तो बैकबोन, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो बेकार हो गई तो वो बेकार हो जाएगा। बैकबोन में पहली चीज़ है फाइनेंस, और दूसरी बैकबोन है मार्केटिंग। ठीक है, दो बैकबोन। अगर एक भी चीज़ कमज़ोर हो जाएगी तो बिजनेस नहीं चलेगा, और बिजनेस नहीं चलेगा तो वो आपको सैलरी नहीं देगा, काम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो, और अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया इसके पास पैसा है, उसके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, और जिसके पास मार्केटिंग स्किल है उसके पास पैसा नहीं है। तो वो क्या करता है, मार्केटिंग वाले जाके कहता है जी मैं आपको अपनी स्किल बेचता हूँ, आप बताएं मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। तो पैसा वाले जब पैसे से पैसा बनता है उसका, तो वो आपको उसका रिवॉर्ड आपको देता है। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो मार्केटिंग है, ये हम अभी तक ये समझ रहे हैं छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व होती नजर आती है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक शॉर्ट प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत डिटेल में हम नहीं बताने जा रहे, लेकिन बड़े प्रोग्राम में ज़रा डिटेल में जाके बात करते हैं। मार्केटिंग जो है वो बिजनेस की है। अब मसला सिर्फ ये है कि जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है ना सारी, जो मैंने ऊपर लिखी थी, इसको मैं नीचे ले आता हूं। ये चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हो गया? चेंज हो गया है जनाब मीडियम। मीडियम क्या होता है? जिसके थ्रू आप जाते हैं। एयर एक मीडियम है ना, पानी एक मीडियम है। ऐसे ही मार्केटिंग में बहुत सारे रास्ते हैं। होर्डिंग लगा लीजिए, होर्डिंग लगाने के पैसे लगते हैं, मीडियम है। लेकिन टीवी पे ऐड दे दिए, मीडियम है। रेडियो पे चलाइए, मीडियम है। ठीक, अखबार में दीजिए, मैगजीन में दीजिए, घर घर जाके बताइए, सारे मीडियम्स हैं। ठीक है, अब ये सारे मीडियम जो मैंने बताए इनको कहते हैं ट्रेडिशनल मीडियम। ये पुराने हो गए। टीवी की रीच जो टीवी देख रहा है उस तक है। मेरे घर में दो टीवी, कोई टीवी नहीं देखता। टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया। लोग ड्रामे भी जो है वो मोबाइल फोन पे देख रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल ताल्लुक, यानी कि अब वो टीवी का ऐड इतना प्रोडक्टिव शायद नहीं है। हम पुराने लोग हैं, अभी फिल्में में देखने होते, चलो भाई टीवी पे देख लो, कौन देखे मोबाइल पे, वो भी वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, रेडियो कौन सुन रहा है? गाड़ी में चल जाता है, वरना वो भी नहीं सुनते। अखबार घर में आता नहीं है, ख़त्म हो गया। मैगजीन्स ख़त्म हो गए। किताबों पढ़ने का रुझान हमारे वैसे ख़त्म हो गया है। किताबों में पहले भी ऐड नहीं होते थे। स्टॉल पे जो एक्टिविटी होती थी वो शायद थोड़ी बहुत
नज़र आती है वो भी नहीं है प्रमोशनल एक्टिविटी। हाँ, रिटेल शॉप के ऊपर आप देख लेंगे कभी कोई स्टॉल पे कुछ लगा हुआ है तो कुछ ऐसा है, अदरवाइज इफेक्टिवनेस उसकी बहुत लो हो गई है। तो ये जो मीडियम है ना, ये ट्रेडिशनल से निकल के डिजिटल पे कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं आप, ये आ गया डिजिटल पे। अब डिजिटल मीडियम क्या है? डिजिटल मीडियम है वेबसाइट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम अगर इस वक्त भी है तो वो वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स हैं। फेसबुक की अपनी एक जेंट्री है, इंस्टाग्राम की अपनी एक जेंट्री है, लिंक्डइन की अपनी एक जेंट्री है, पिंटरेस्ट की अपनी एक जेंट्री है, ठीक है। तो हर ट्विटर की अपनी एक जेंट्री है। तो हर सोशल मीडिया की अपनी एक जेंट्री है। कौन लोग हैं वहाँ पे, कौन आता है वहाँ पे, कौन आपकी बात सुनता है वहाँ पे, कितने ध्यान से लोग सुनते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट मीडियम है ईमेल। जो आपसे डायरेक्ट बात करता है, लेकिन इस ईमेल तक उसको लाने के लिए किसी न किसी मीडियम के थ्रू लाना पड़ेगा। या तो वो वेबसाइट होगी या वो सोशल मीडिया होगा, तीसरा कोई मीडियम नहीं है अभी, ठीक है। अब जो ये वेब है, जो वेबसाइट मतलब, उसके कई काम हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं, जो इसका वेब आर्किटेक्ट है। ये मैं आपको बता रहा हूं जो मार्केट में जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। वेब आर्किटेक्ट वो लोग हैं कि किसी ने मुझसे कहा यार मैं एक ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाह रहा हूँ, कैसे खोलूँ, क्या खोलूँ, कैसे बनेगी ये वेबसाइट। तो मैं उसको पूरा बैकग्राउंड पे पूरा एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके दूंगा, ठीक है। फिर उसी वेब का एक फ्रंट एंड है, जो सामने से वेबसाइट नज़र आती है। जैसे आपने हमारी ये 3D एजुकेटर्स को देखा है, सही। ये जिसका पूरा डिज़ाइन है सामने से नज़र आ रहा है, ये सारा डिज़ाइन जो बना हुआ है ये पूरा इसका फ्रंट एंड कहलाता है। अब इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, एंगुलर है, नोड JS है। ये टेक्नोलॉजी लोग सीखते हैं और इसको सीखने के बाद वो UI UX के डेवलपर बन जाते हैं। UI UX क्या कहलाता है? ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है आपके सामने, ये स्क्रीन यहाँ भी ऐसी नज़र आ रही है, यहाँ भी इतने बड़े भी ऐसी नज़र आए, और बड़ा करूँ तो वैसी नज़र आए। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, ये कैसे खुलेगी, कहाँ पे क्या पोजीशनिंग होगी, वो UI UX डेवलपर इसमें बनाते हैं। उनको एक ग्राफिक्स बन के मिलती है, एडोब में बना के लोग दे देते हैं और फिर उसको CSS में बनाते हैं। नहीं, वेब आर्किटेक्ट बाद में बनता है, वेब आर्किटेक्ट बहुत बड़ा आदमी होता है। उसके बाद वेब की एक बैक एंड डेवलपमेंट होती है। बैक एंड डेवलपर्स वो होते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो ASP.NET पे काम कर रहे हैं, जो PHP पे काम कर रहे हैं, जो लारावेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
कोल्ड फ्यूजन पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जावा जेएसपी पे काम कर रहे हैं। ये लैंग्वेजेस के नाम है, अलग अलग लैंग्वेज एक दुनिया है पूरी। हर आदमी सिर्फ एक लैंग्वेज लेके दुनिया में काम कर रहा है, सारी लैंग्वेज कोई सीख भी नहीं सकता। अगर कोई शख्स फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर बन जाए तो दुनिया में सब भूखा नहीं मर सकता कभी भी। नहीं 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 भाई, ये अभी वेब की बात हो रही है। वेब बनेगी कैसे? वेब की कितनी फील्ड्स हैं, वेब की कई फील्ड्स हैं। ये एक वेबसाइट आपको नजर आती है ना, तो इस वेबसाइट के पूछे कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा। इस वेब को बनाने के लिए फ्रंट एंड डेवलपर अलग है, बैक एंड डेवलपर अलग है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी एप्लीकेशन डेवलपर अलग है। नहीं कर सकते, एक लिमिट तक कर सकता है बस। जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वो एक आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो लोग जो अब ये दोनों, जो अगर कोई दोनों सीख लेता है तो उसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट बन गई, सारी चीजें हो गई, आपने बनवा ली किसी से, फ्रंट एंड भी बनवा लिया, बैक एंड भी बनवा लिया, आर्किटेक्ट भी किसी ने डिजाइन कर दिया था पीछे, ठीक है। अब आप वेब मार्केटियर्स की जरूरत है, जिसको आप डिजिटल मार्केटर कह रहे हैं आज के दौर में। अब आपकी वेबसाइट आपने बना ली, ये वेबसाइट कहीं ना कहीं रन हो रही है, आपके घर पे तो रन नहीं हो रही। आप डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग लेंगे, एक होस्टिंग सर्वर के ऊपर कम से कम 10,000 वेबसाइट चल रही हैं, और दुनिया में इस वक्त कोई 18 ट्रिलियन सर्वर्स चल रहे हैं वेब के, खाली कम से कम 10,000, और 18 ट्रिलियन सर्वर। कितनी वेबसाइट्स हैं दुनिया में, यानी खरबों वेबसाइट्स हैं। आपने एक वेबसाइट बना ली तो किसी को क्या पता, चाहे कितनी अच्छी बना ली आपने, who knows। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने घर के अंदर एक प्रोडक्ट बना ली, और या आपने कहा मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, आपने बिरयानी बना ली, और आपने कहा यार आप मैं मुझ जैसी बिरयानी दुनिया में कोई अच्छी नहीं बनाता, लेकिन who knows, किसी को क्या पता, ठीक है। तो पता कराने के लिए मार्केटियर्स चाहिए। अब आप सोचें कि 10,000 वेबसाइट एक सर्वर पे और 18 ट्रिलियन सर्वर्स, और उस एक वेबसाइट को चलाने के लिए कम से कम 15-20 मार्केटियर्स चाहिए जी, रैंक करने के लिए। नहीं, कहाँ है, सर्च करके देख लें आप बनाइए एक वेबसाइट, फ्री में वेबसाइटें बनती हैं ना, ये स्पॉटिफाई पे बन जाती हैं और कहाँ कहाँ बन जाती हैं, बना लीजिए और सर्च कीजिए, आप कहीं नजर ही नहीं आएंगी। हाँ, तो कैसे ओपन कर लेंगे? आप घर में बैठेंगे बंद करके, दरवाजा करके, बिरयानी बना के, आप किसी को बता ही नहीं रही। मैं बता, अब ये तो सीखेंगे आप इसमें, ये तो सीखेंगे आप इसमें कि ये कैसे होगा, ठीक है। आपको मैंने ऊपर से बताया कि देखिए कौन बनवा रहा है वेबसाइट, एक बिजनेसमैन, उसकी कंपनी को वेबसाइट चाहिए, उसकी प्रोडक्ट्स वहां मौजूद हैं, वो चाहता है कि वो प्रमोट हो, ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, आप ये सोचें। अभी आप छोड़ दें कि आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, फॉरगेट इट अबाउट इट। बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते बिजनेस,
बिजनेस करने के लिए सारे रिसोर्स डालने पड़ेंगे। जैसे एक सालन बनाने के लिए सारे रिसोर्स डालने पड़ते हैं तो सालन बनता है, तभी लोग खाएंगे। आप नमक डालना डालें उसमें, एक छोटी सी चीज़ है, लोग कहेंगे क्या बनाया भाई। तो बिजनेस करने के लिए आपको सारे मसाले डालने पड़ेंगे। आप कहाँ फिट हो सकते हैं, आप कौन सा मसाला बन सकते हैं, आप वो सोचें बस। इतना ही सोच लें, बहुत सही सोच रही हैं आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। क्योंकि जब आदमी सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो कर लेता है। अगर वो ये सोचना शुरू कर दे कि नहीं यार मुझे तो दुनिया में इतने ऐड आ रहे हैं, ये पागल नहीं लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई सब फेक है, सब फेक है, मैंने ये इतने करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने इतने यूएसडी डॉलर कमा लिए, सब फेक है, कोई ऐसा नहीं है। ये क्यों करते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए होता है, अर्निंग नहीं है, वो अपना ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं उस वेबसाइट में, उससे कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, उससे कोई अर्निंग नहीं होती। देखिए अब हम आते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, थोड़ी बहुत है। पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो वेब है ना, इसके कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब इस वेब मार्केटिंग में मैंने आपको बताया कि दो मीडियम तो आपको नज़र आ रहे हैं खाली, वेबसाइट और सोशल मीडिया। यानी वेब मार्केटियर या तो वेबसाइट की मार्केटिंग पे काम करे, ठीक है, या वो सोशल मीडिया की तरफ काम करे। हर आदमी हर एरिया में काम नहीं कर सकता। हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या करना है। देखें आज ये वो दौर था, अब्बा जान ने बीए किया या इंटर किया या मैट्रिक किया, उनको नौकरी मिल गई और जिंदगी गुजर गई और 12 बच्चे पल गए उसमें। दैट वॉज अ पीरियड ऑफ जर्नलाइजेशन, दिस इज अ पीरियड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप एक चीज में एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। चांद पे जाना है ना, तो चांद की तरफ दौड़ लगानी पड़ेगी। रास्ते में सोच लिया नहीं चलो मरीख पे चलते हैं, फिर वहाँ से मरीख पे कहेंगे नहीं चलो यार कहीं और चलते हैं, तो ना चांद पे पहुँचोगे ना मरीख पे पहुँचोगे। तो किसी एक जगह को पकड़े, उसकी एक्सपर्टीज ले लें, ठीक है। यहाँ आप सीखेंगे बहुत कुछ, लेकिन हो सकता है आपका दिल किसी चीज़ में लग जाए। हम सिखाते हैं इसलिए सारी चीज़ें हैं कि आप सीख लें, आपको अपॉर्चुनिटी जिस चीज़ में मिलती है वहाँ पे एक्सेल कर जाए। जब आप देखें, हर आदमी को शौक होता है अपना बिजनेस करे, हमें भी शौक था, ठीक है। ग्लोबल हेड की नौकरी छोड़ के हमने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उस ज़माने में भी, आज से 20 साल पुरानी बात है, 32 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी मैंने। छोड़ते हुए मेरा दिल यूं ही हो रहा था। ग्लोबल हेड पर मंथ छोड़ के, घर छोड़ के, सारी फैसिलिटी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया और अपने कुछ और रिसर्च स्टार्ट की। लेकिन जेब में इतने पैसे थे कि उसको बेयर कर सकते थे। पहले नौकरी करके जमा कर लिए, हो गया और चलो तो कर सकते हैं। बिल्कुल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। जो रिजल्ट शायद वहाँ नहीं मिल सकता था मिला मुझे। ये जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं, यूके से लेके श्रीलंका, क्या मलेशिया, क्या हर जगह पे। आप मेरा नाम सिर्फ गूगल पे लिखें तो पता चलेगा आपको। वो रिवॉर्ड का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बाज़ दफ़ा जो आप काम करते हैं, वो काम जॉब में नहीं कर सकता था मैं, मेरे पास मैं इतना बिजी होता था कि नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रेटजी बनाई ना पहले कि करना क्या है भाई, ये करना है तो बस फिर ये करेंगे। तो आपको भी ये बिज़नेस करने से पहले नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। हमें तजुर्बा था, 94 से काम कर रहे थे, फिर 97 में जाके हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि यार तुम ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हो, हमें पता चला है, आओ हमारे। हाँ तो रातें लगाइए, ऐसे थोड़ी मिल गई। जिस ज़माने में लोग कोने पे बैठा करते थे, मैं जाके कहीं और बैठा करता था।
4 4 दिन में घर नहीं आता था, फ़ोन करके चले, फ़ोन भी नहीं होता था ज़माने में, कहीं से फ़ोन करते थे हम कि भाई हम नहीं आ सकते, अब जा रहे हैं कहीं और, काम मिल गया। पढ़ भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ नहीं रहे थे। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा, कोई आसमान से आके सिखा के नहीं जाएगा आपको। लेकिन हाँ, हम आपको डायरेक्शन ज़रूर देंगे कि आप कहाँ मेहनत करें, यहाँ करें, यहाँ पानी निकलेगा, ठीक है ना, ऐसी जगह पे गड्ढा नहीं खोदें यहाँ पानी ना निकले। तो आपके पास वेब मार्केटियर की बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है, जो इस वक्त वेबसाइट है जो बनती है नॉर्मली, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी को वेब 2.0। वेब 2. सेकेंड वर्जन, 2.0 का मतलब सेकेंड वर्जन ऑफ द वेब। इसके बाद एक और वर्जन आया है जिसको कहते हैं वेब 3.0, और ये अब अभी तो नहीं लेकिन बहुत तेज़ी से अमेरिका यूके में तो पेनिट्रेट कर गया है। इसकी टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन। 3.0 ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर मेटावर्स बनी है, ठीक है। ये कोशिश आज से नहीं हो रही, 97 के अंदर एक लैंग्वेज आई थी, उसका नाम था VRML, और हमने उस पर वेबसाइट बनाई थी, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वो ऐसी वेबसाइट थी कि आप माउस को यूं करते थे तो माउस अंदर चलना शुरू हो जाता था, यानी कि एक दुकान के अंदर आ गया, फिर आप माउस राइट करेंगे तो मुड़ जाएंगे, फिर आपको हैंगर नज़र आएंगे, चीज़ें लटकी हुई हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी में आई थी और हमने वेबसाइट बनाई थी, लेकिन इंटरनेट इतना स्लो होता था कि वो रुक रुक के चलती थी। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम वेबसाइट ऐसी होगी कि उसमें 3D जाएंगे और 3D काम करेंगे। अब पूरी दुनिया एक वर्चुअल बना दी गई है, इसका नाम है मेटावर्स। लोग वहाँ पे ज़मीन ख़रीद रहे हैं, वो लोग वहाँ दुकान ख़रीदेंगे, और मेटावर्स। और नहीं नहीं, मेटावर्स पे नहीं हो रहा, नॉर्मल उस पर हो रहा है ट्रेडिंग। हाँ, ये 3D है, और एक तरह और बहुत कुछ है इसमें। मेटावर्स के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बिजनेस के तौर पर हो रहा है। उसकी करेंसी बिटकॉइन है या डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल करेंसी की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। ये एक अब कभी और बात करेंगे, लंबी कहानी है, ठीक है। तो ये मकसद बताने का ये टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन सिर्फ मेटावर्स नहीं है, ब्लॉकचेन में बहुत बड़े बड़े दूसरे काम होते हैं, एप्लीकेशंस बनती हैं, बहुत काम होता है, और एक बड़ा वैल्यूएबल जगह है ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, मार्केटियर का कोई फ़र्क नहीं है। मार्केटियर अपनी जगह वही करेगा, वर्जन है, टेक्नोलॉजी का वर्जन है, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों के पास मेरे ख्याल से ये जब डिस्कनेक्ट होगा तो नए वाले लिंक पर आ जाइएगा आप लोग, जो लोग ऑनलाइन हैं। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट की मार्केटिंग में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट काम हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है। आप जब इंटरनेट पे कोई चीज़ ढूंढते हैं, क्या करते हैं, कहाँ, गूगल खोल लेते हैं, ठीक है। क्या सर्च करना चाहते हैं, बताइए, क्या लिखूं, और कुछ बताएं। फेसबुक क्यों लिखें, चलो गोल्ड रेट लिखते हैं। गोल्ड रेट तो खैर वहाँ से आ जाएंगे। चलो जी, फैशन
फैशन में क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? चलो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा चलो भाई, ये मैं फैशन डिज़ाइनिंग लिख दिया जनाब मैंने। फैशन डिज़ाइनिंग में पहले तो उसने दिया कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो आ रही है, ये पढ़ा रही है कुछ। अच्छा, अब ये जो फैशन डिज़ाइनिंग मैंने लिखा है, कराची स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ाने वाली जगह आ रही है। फाइबर टू फैशन, इल्मा यूनिवर्सिटी। हालांकि मैंने तो नहीं लिखा था इंस्टीट्यूट है। तो कहाँ है ये जो आ रही है? हाँ तो नहीं लिखी ना पूरी डिमांड। तो ये जो आप लिखे ना इसको कहते हैं कीवर्ड, ठीक है ना। ये क्या लिख रहे हैं आप? कीवर्ड लिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कीवर्ड सही लिखते हैं, बहुत सारे लोग कीवर्ड सही नहीं लिखते हैं। जैसे आपने सही नहीं लिखा, अब मैं लिखता हूँ जनाब कि मुझे कोट पैंट प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है जी, आ गई साइट, मुझे बता रहा है कि जी क्या है, कि क्या प्राइस है, ये भी आ रहा है, ठीक है। कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कीवर्ड क्या कर रहा है, इसके क्या क्या काम है आगे, ये आपको गूगल पे सर्च इंजन पे इससे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप सीखेंगे, वो है, उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी 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 जी। अब ये कोई मजाक नहीं है कि ट्रिलियन वेबसाइट में से शुरू की 10 वेबसाइट आपकी हों। मजाक तो नहीं है ना ये। पाकिस्तान के अंदर ही भाई रजिस्टर्ड बिजनेस जो है ना वो लाखों हैं, और अनरजिस्टर्ड जो है वो करोड़ों हैं। सबने लेकिन अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। इसलिए कि उनको पता लग गया ना, अब उनको पता लग गया है कि ये इंपॉर्टेंट जगह है। उससे में क्या करना है, अभी हम उसकी तरफ थोड़ी जा रहे हैं यार। तुम अपना मतलब समझो ना, तुम्हें क्या सीखना है। उनकी बनी हो नहीं हो, हम जाके ठीक कराएंगे, यही तो अपॉर्चुनिटी है। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रही मेरी बात। हम जब अपने आप को शो करते हैं, मुझे एक चीज आती है बहुत अच्छी, सही है ना। वो नाम सुने ना, भैंस के आगे बीन बजाना, क्या मतलब होता है इसका? आप एक ऐसे आदमी के सामने बीन बजा रहे हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो आपकी बात क्या समझेगा? दिस इज नॉट योर टारगेट एरिया। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखती हैं तो आपको चाहिए कि आप उस कंपनी में जाएं जिसको जरूरत है, वो आपको उसके पैसे देगा आपको, सही। आप कहीं और क्यों जा रहे हैं भाई? ठीक है ना। मुझे पता है, मुझे पाकिस्तान में कुछ सर्विस में पैसे में अप्लाई करूं तो मुझे नहीं बेयर कर सकता वो, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा भाई, मुझे नहीं करनी। मुझे अगर जॉब करनी है तो वापस जाके उसी कंपनी को खटखटाऊंगा कि भाई मुझे ग्लोबल हेड रख लो वापस। और मैं जब जाता हूँ मुझे कहते हैं आ जाओ। इसलिए कि वो मेरी जगह है, टारगेट मेरा है। अगर मैं सर्च इंजन मार्केटर हूँ तो मैं सर्च इंजन ऐसी कंपनी में जाऊंगा जिनको लोगों की ज़रूरत है।
मैं उसके पास क्यों जाऊंगा जिसको पता ही नहीं, उसने वेबसाइट तो बना ली, उसको पता ही नहीं है सर्च इंजन क्या चीज़ होती है, मैं क्या जरूरत है मैं उसके पास जाऊँ भाई। तो मैं अपनी सर्विस सीख के उसको ऑफर करूंगा जिसको मैं समझता हूं कि हाँ ये कंपनी कुछ कर रही है। अब इस वक्त चाहे कैसी ही कंपनी, बड़ी कंपनी कैसी भी हो, उन सब को आइडिया होता जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और उसकी हमें ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होगी? तो डॉक्टर लिखता है, उनकी दवा बिकती है। लेकिन अभी मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट है, उसको 10 लाख रुपए कंपनी ने रखा है और डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट था। वो पुराना स्टूडेंट है, काफ़ी 15-20 साल पुराना स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो वो आया, कहने लगा सर मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी बुला रही है। मैंने कहा चले जाओ पहली फुर्सत में। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अब उनको पता लग गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो उसको इसलिए पैसे दे रहे हैं कि उनको आइडिया हो गया कि जो पैसे हम लगा रहे थे इधर उधर, ये बेकार लगा रहे हैं पैसे। जो रीच हमें यहां से मिल सकती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती है हमें। हम अपनी चीजों को प्रमोट और तरीकों से कर सकते हैं। टीवी पर वो जो एड चलाते हैं उसकी कॉस्ट पता है आपको? 1 सेकंड के पैसे जो है ना वो 25,000 रुपए टीवी पे एड के। बिल्कुल ऐसे ही कम रेट होंगे। बिल्कुल, जो देखेगा वही बिकेगा ना, उसी जगह पे आप प्रमोट करेंगे ना। ढंडोरा कहाँ पीटेंगे जाके? आप वहीं पीटेंगे ढंडोरा जहां पर आप समझे लोग सुनेंगे मेरी। आप वहां ढंडोरा पीटे जहां कोई सुने नहीं लोग। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, कोई हंगामा होता है ना, लोग कहते हैं मुझे मार दिया, मुझे 50 लोग जमा हो जाएंगे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बाहर क्या होगा? वो कहेगा मुझे मार दिया, सारे लोग चले जाएंगे। वो खुद ही चुप हो जाता है कि कुछ सुनने वाला ही नहीं है। पुलिस आ जाएगी थोड़ी देर बाद, कहना भाई क्या मसला है, क्यों चिल्ला रहे हो? एटीट्यूड का फर्क है। उनको पता है कि ये क्या करना है। तो मकसद बताने का आपको सिर्फ ये है कि आपको ये फील्ड्स में कहाँ जाना है ये आपने देखना है। इनका बंद होने वाला था, ये भी देख लें कितनी देर में, 6 मिनट बाद बंद हो जाएगा। उसको राशिद को बोलूँगा ये कौन सा दूसरा नेट इनका दिया हुआ नहीं दिया हुआ डिजिटल मार्केटिंग पे। अच्छा, लिंक टू दिया हुआ है आप लोगों को, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, आज ये क्लास जरा लंबी है, वैसे तो क्लास 2 घंटे की है ना, आपकी 2 घंटे क्लास है। नेक्स्ट ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है कि आपके जो है वो सर्च इंजन के बाद सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की भी ऑप्टिमाइजेशन होती है, SMO, ठीक है। तीसरा एरिया इसमें है, इसमें हम काम करते हैं, वो है सर्च इंजन मार्केटिंग, SMM। ये एक अलग एरिया है जो सर्च इंजन पे काम कर रहा है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग फिर एक अलग एरिया है, SMM। अब देखिए, ये आज आपको मैंने बताया ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इसकी डेप्थ सर बैठे हुए सामने आपके, मैंने तारुफ नहीं कराया था, शहजाद साहब हैं, ये आपको लेके चलेंगे आगे।
सारी चीज़ों में। और जब आप हफ्ते को आएंगे तो हफ्ते वाले दिन आपको हमारी जो टीम का एक लड़का है जो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा एक एरिया देखता है, वो आके आप लोगों को प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ें बताएगा। ठीक है। फिर इसमें एक और एरिया है, जिसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। अब आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, आपने चूज करना है कि आपको पहले किस पे काम करना है। इन 2 मंथ्स में आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ आप कर लेंगे। अभी से हम जो चूज करेंगे कि 2 महीने आप हाँ, आप चूज कर सकते हैं। ये जो आप चूज करेंगे इसमें से करेंगे, इसमें से यही एरिया है ना आपका। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी कुछ होता है मैंने बताया नहीं, लेकिन वेब की फील्ड्स जो मौजूद फील्ड्स हैं वो अभी हैं। वो वेब की अभी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खपत है। इसमें बहुत कुछ है। अभी आपको क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनती है ना, इसके अंदर हम वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ा सकते हैं आपको, वो डिप्लोमा में पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनती है पूरी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो असल में एक पूरी साइंस है। आमतौर पर जो लड़के एमबीए करके आ रहे होते हैं या बीबीए करके आ रहे होते हैं उनको पता होता है काफ़ी हद तक कि क्या है साइंस है, लेकिन उस साइंस को भी समझाना पड़ता है डिजिटल में कि वो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो ये जो ये लोग हैं अपना क्या नाम है, ऑनलाइन जो लोग हैं, ठीक है, आप लोग नेक्स्ट लिंक के ऊपर आ जाएं। मैं ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ इसलिए कि ये 1 मिनट ही रह गया इसमें। जी फिरोज, माहिदा। जी सर, जी ओके। जी मिस माहिदा, आपको आवाज़ आ रही है? नेक्स्ट लिंक पर आ जाइए। ये ऑनलाइन लिंक पे तुम लोग डायरेक्ट लिंक क्यों नहीं देते? स्क्वेजुअल के ऊपर भी एक मसला है, उसको मैं आपको बताऊंगा। गूगल, जी बिल्कुल। जी सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो हमने हमारा जो फोकस है वो, क्योंकि डिजिटल मीडियम है, हमारा फोकस है डिजिटल मीडियम। इस डिजिटल मीडियम के अंदर बहुत सारे काम हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है। अभी आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, आपकी समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है। अभी आपको समझना है कि इसके अंदर जो एसईओ हो रही है वो किस हद तक आप समझ सकते हैं। अगर आप वो भी समझ लेते हैं ना, तो उसकी जॉब भी मेरे पास पड़ी हुई, मेरे पास ही कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों के ऊपर कर ही लेंगे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें, लेकिन ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं मार्केट में। अच्छा, अब आ जाइए कि ये जो सर्च इंजन वाला पार्ट है, इस सर्च इंजन के अंदर तीन किस्म की एसईओ होती हैं। वैसे होती तो 9 किस्म की हैं, लेकिन फिलहाल 3 किस्म की हम बात करेंगे।
एक कहलाती है वाइट हैट एसईओ, एक कहलाती है ग्रे हैट एसईओ, और एक कहलाती है ब्लैक हैट एसईओ। ये टेक्निक्स हैं जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए। ये सर पढ़ाएंगे आपको आगे कि कैसे होता है ये काम। ब्लैक का नाम ब्लैक रखा गया है, इसका मतलब इसको समझ के भी मत कीजिएगा, इसलिए अगर आप इसको करेंगे तो आप ब्लैक लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेबसाइट जब आप बनाते हैं वेब पर, तो ये जो वेब है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रही है, ये अनकंट्रोलेबल नहीं चल रही है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। जब आप कोई डोमेन बुक करते हैं, डोमेन कहते हैं आपका जो आप नाम बुक करते हैं, कोई नाम आप ख़रीदते हैं, तो वो नाम जब आप ख़रीदते हैं .com या .net .org, वो आप जब ख़रीद लेते हैं तो कोई और नहीं ख़रीद सकता उसको। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई इकलौता सर्वर है जहाँ वो रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद उसको कोई और दूसरा रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, यूनिक होती है वो। तो उस वेबसाइट का नाम है internic.com। ये इंटरनिक अब 2000 पहले तक तो खुद आप रजिस्टर कर सकते थे इनके थ्रू, बाद में इन्होंने पार्टनर्स बना दिए। मैं उसका वन ऑफ द पार्टनर हूँ इंटरनिक का, तो शुरू से हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस था, तो मैं हूँ, अभी भी हूँ। और ऑनलाइन निक मेन रजिस्ट्रार है हमारा। तो इन्होंने बल्क में बेच दिए लोगों को पहले से। उन्होंने कहा खरीद लो हमसे 5 लाख 20 लाख 40 लाख, एडवांस पैसे दे दो। सिर्फ नाम भी $15 का है इस वक्त, साल का $15 में नाम मिलता है आपको कम से कम, ईयरली, हर साल रजिस्टर कराना है। अब ये जो डोमेन आप खरीदते हैं, जब ये रजिस्टर्ड होता है ना, तो उसके पीछे एक नंबर होता है। असल में कंप्यूटर को पता होता है वो नंबर, नाम तो आप उसके सामने उसको इक्वेट करा देते हैं। उस नंबर को कहते हैं आईपी एड्रेस। वो सर्वर का एड्रेस होता है और उस सर्वर पे आपका नाम रजिस्टर होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने कहा जी 3deducators.com खरीद लो, खरीद लिया। जैसे अम्मा अब्बा कहते हैं या दादा दादी कहते हैं यार बच्चा पैदा होगा तो ये नाम रखेंगे, तो नाम रखा है भी आपने, झूला नहीं खरीदा आपने। अब झूला आपने खरीदना है और उस झूले के अंदर आपने उस बच्चे को लिटाना है कि वेब जो आपकी सारी की सारी जो फाइलें होंगी वो उस सर्वर पे होंगी। वो अलग अलग आप खरीदते हैं, उसको कहते हैं वेब होस्टिंग। तो नाम आप जब खरीद लेते हैं तो नाम खाली काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको साथ में एक और सर्वर पे जाके होस्टिंग खरीदनी है। उसका आईपी एड्रेस अलग होगा, वो यहाँ डालेंगे आप 3D एजुकेटर के डोमेन में कि जब कोई यहाँ पर आए तो उसको भाई इस झूले में भेज देना। तो वो आपकी वेबसाइट पर पॉइंट करता है। उस पॉइंटिंग को कहते हैं डीएनएस।
डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। ये जो आप जो कह रही है जुड़ा है इसका नाम है मेरी वेबसाइट था, उसका फर्ज करें नंबर है, एक बात आता हूँ 67.32.44.55, ये एक नंबर था, मेरी वेबसाइट का नंबर था ये। अब आपने अपने ब्राउज़र पे लिखा 3deducators.com, तो हुआ क्या कि वो गया इंटरनेट के पास, इंटरनेट ने उसको कहा कि भाई ठीक है तुम मेरे पास आ गए ओके, लेकिन इसकी जो फाइलें उठा के खोलोगे वो कहाँ से खोलोगे, वो इस होस्टिंग सर्वर से खोलोगे। इसका नंबर था 199.66.55.2। एक फील्ड बनी होती है, उस फील्ड में वो नंबर डाल देते हैं। तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे जाके लिखते हैं https://www.3deducators.com, तो पीछे क्या हो रहा है कि पीछे जो है वो ये वेबसाइट जाती है इंटरनेट के पास, यानी कोई ना कोई चीज़ जाती होगी ना, जब एंटर दबाते हैं तो कोई सिग्नल जाता होगा, वो जाता है, वो जाके इसके पास पूछता है हाँ भाई कहाँ जाऊँ, वो कहता है यहाँ जाओ, तो आप वहाँ जाते, जो आपकी वेब होस्टिंग सर्वर होता है वहाँ से फाइलें उठती हैं और आपके ब्राउज़र पे शो होती हैं। तो कोई एक फाइल नहीं होती, बल्कि बहुत सारी फाइलें इस जगह पे रखनी पड़ती हैं। लोगों के ध्यान में होता है कोई एक फाइल खुलती है, ऐसा नहीं है, पूरा मटेरियल होता है, सब चीज़ें होती हैं, हज़ारों फाइलें होती हैं जो एक वेबसाइट के पीछे होती हैं। डीएनएस, जो डीएनएस एक सर्वर होता है जो इसको लेके जा रहा है वहाँ तक, एक सर्विस है डीएनएस जो इस आपकी रिक्वेस्ट को लेके यहाँ तक जा रही है। अगर ये डीएनएस कहीं पे नहीं दिया हुआ होगा, आपने सुनते ना वेबसाइट पे अटैक हो गया, डीएनएस अटैक हो गया, कभी सुना है? वेबसाइट जनाब किसी ने हैक कर ली है ना, तो ये वो क्या होता है कि वो उसका डीएनएस सर्वर हैक कर लेता है। अब आप खोल रहे हैं और आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही, कुछ और ही खुल रहा है, तो उसने क्या किया, इस जगह पे जाके अपना आईपी एड्रेस डाल दिया, अब वो कहीं और जा रही है वेबसाइट। आसान नहीं है, वन ऑफ द पार्ट है हैकिंग, वन ऑफ द पार्ट है। बहुत सारे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये वेब की दुनिया में बहुत अहम है। एक डिजिटल मार्केटियर को ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जब ये शुरू में आप HTTP लिखते हैं, क्या होता है ये? प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? चलिए प्रोटोकॉल ने सही बताया, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? देखिए प्रोटोकॉल का मायने होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये वर्ड आपने सुना होगा, फौज में उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, शाही दरबार में प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब है कि कोई ना कोई सिस्टम, कोई पॉलिसी, कोई प्रोसीजर जब तक नहीं होगा उस वक्त तक चीज़ नहीं चल सकती। हाँ हाँ आप ले लीजिए, हाँ हाँ ले लीजिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लेके जाइए सब। इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पर भी आ जाएगी एक दिन के बाद, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आप, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपको उर्दू आती है, रूल्स है ना उर्दू के, आपको पता है ग्रामर कैसी होती है, कोई क्या बोल रहा है, कोई XYZ चीज़ें आगे क्या लगेंगी, पीछे क्या होगा, टेंसेस हैं सारे, ठीक है ना। आप अभी की बात कर रहे हैं, आगे की कर रहे हैं, पीछे की कर रहे हैं,
ऐसे ही हर लैंग्वेज के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर मैं आपसे अभी फ्रेंच में बात करना शुरू कर दूं, यही सारी बात मैं फ्रेंच में पढ़ा सकता हूँ आपको, आपकी एक लफ्ज़ समझ में नहीं आएगा, बात तो वही कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको उसके प्रोटोकॉल्स नहीं आते हैं, ठीक है, आप उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। ऐसे ही वेब की दुनिया के या कंप्यूटर की दुनिया के आपस में बात करने के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। एक मशीन दूसरे मशीन से जब बात करती है तो उसका बेसिक प्रोटोकॉल है, उसका नाम है TCP/IP। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और स्लैश करके इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो दुनिया के हर सिस्टम में मौजूद है, चाहे वो एप्पल का कंप्यूटर है, चाहे वो IBM का कंप्यूटर है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो यूनिक्स है, चाहे वो विंडोज़ है। ये TCP/IP सबके पास सेम है। जब भी एक दूसरे से वो फाइल शेयर कर सकते हैं, वो ईमेल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक प्रोटोकॉल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल से याद आया, एक इंस्टीट्यूट है UAE में, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटोकॉल्स। क्या सिखाता है पता है आपको? उसकी जो एक वो है अपना, खाली फीस है, उसकी फीस है $1,00,000। $1,00,000 उसकी फीस है। क्या सिखा रहा है? उससे ये सिखा रहा है कि शाही दरबार में आप कैसे बात करेंगे, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपके अदब और आदाब कैसे होने चाहिए, आप बैठेंगे कैसे बादशाह के सामने, आप उठेंगे कैसे, आप जाएंगे कैसे, आप आएंगे कैसे, बादशाह जब ये करे तो आप क्या करें, आप फला चीज़ करें तो। ये हमारी पुरानी कंपनी ने मुझे वो ट्रेनिंग करवाई थी। सऊदी अरब के बादशाहों से बात करनी थी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो $1,00,000 लगाया उन्होंने, तो उनसे $100,00,000 निकलवा लिए। समझ रहे हैं आप? सिर्फ ये सीखने के लिए कि उनसे कैसे बात करनी है, उनसे किस तरीके से, उनको पेपर कैसे देना, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उनसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, तरीका है ना हर चीज़ का, हर जगह की एक ट्रेडिशन है। उसके बाद उनका एक प्रोटोकॉल है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वैसे काम नहीं कर रही हैं अरबों मिलियन डॉलर्स का, उसके पीछे बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि दो कंप्यूटर की मशीनें आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज कर रही हैं, उसका नाम है TCP/IP। ऐसे ही वेब की जो ब्राउज़र है उसको आपस में बात करने के लिए भी प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये पहला प्रोटोकॉल है HTTP, इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट किसको कहते हैं? जो लैंग्वेज है आपकी HTML, इंटरनेट की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है? HTML। इतनी आसान लैंग्वेज है कि इससे आसान लैंग्वेज कोई नहीं, और ये आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल समझ आ रही है। अभी 2 मिनट में समझा दूंगा, 2 मिनट में वेबसाइट बना दूंगा HTML में, 2 मिनट में। HTML इतनी आसान लैंग्वेज, ये कहलाती है बाइनरी लैंग्वेज, टैग्स की लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टैग लैंग्वेज, टैग लिखेंगे बस काम होता जाएगा। और SEO को जानने के लिए HTML सीखना लाजमी है। ये बताएंगे सर आपको ना आगे, ये तो मैंने टॉपिक लिखता जा रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। अब
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वो जाता है वहाँ पे सर्वर पे और वहाँ से कॉपी करके आपके ब्राउज़र में लाके खोलता है ना। हर चीज़ ब्राउज़र पे कैसे खुल जाती है? कोई ना कोई सिस्टम पीछे काम कर रहा है। तो जो जैसे आपका सिस्टम है वैसे ही आपका ब्राउज़र है। ब्राउज़र वो है जिस पर आप कोई चीज़, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, ओपेरा एक ब्राउज़र है, बहुत सारे ऐसे आपको ब्राउज़र्स जो हैं वो मिलेंगे। सर्च इंजन, सर्च इंजन नहीं, ब्राउज़र उसपे से सर्चिंग कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। ब्राउज़र तो वो विंडो है ना जिसमें जाके तुम कुछ काम इंटरनेट पर कोई चीज़ ढूंढोगी या वेबसाइट खोलोगी। डायरेक्ट भी तो नाम पता होता है लोगों को, ठीक है ना। मैं जाके यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं वो लिखूँ, मैं जाके यहाँ पे याहू लिख दूँ। याहू भी तो एक वेबसाइट है ना। मैं 3deducators.com डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। तो मुझे क्या ज़रूरत है? तो मैं olx.com.pk डायरेक्ट लिख दूँ, तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। मैं कोई यहाँ थोड़ी लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो मुझे इंटरनेट से बात करने के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन कहते हैं ब्राउज़र। अब ब्राउज़र आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करें, आप फायरफॉक्स इस्तेमाल करें, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करें, आप ओपेरा इस्तेमाल करें, ये सब ब्राउज़र हैं। कोई भी लेकिन उस पर जाके अब आप इंटरनेट पे आ गए, अगर आपका नेटवर्क चल रहा है तो आप उस पर जाके जो लिखेंगे फिर वो वहाँ पे ढूंढेंगे। अब मसला ये है क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी वेबसाइट्स दुनिया ने बना ली कि एक ज़माने में ये सिर्फ याहू एक सर्च इंजन था। जब वो मैंने आपको बताया पहला हमने जब शुरू किया पहला काम, तो उस ज़माने में गूगल, याहू और एमएसएन लोग इनको जानते थे बस। और गूगल को भी इतना नहीं जानते थे। हम छूटते ही सबसे पहले याहू खोलते थे या हॉटमेल खोलते थे। मेरा पहला एड्रेस हॉटमेल पे था, उस पर एमएसएन मैसेंजर था। तो हम 96 पे हमने बात करना शुरू की। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर नहीं साइट भी थी, बाद में MSN हो गई थी वो, MSN.com। माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया था उसको। पहले हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ जनाब कि आपके पास जो है वो जो नॉर्मली हमारे पास ढूंढने के लिए जगह, जो सर्च करने के लिए जगह थी, वो ये थी। अच्छा, ये पाकिस्तान में रिनोन थी। यूके में एक सर्च इंजन था, उसका नाम था ask.com, ask.com। अमेरिका में सर्च इंजन गूगल ऊपर नहीं था, overture.com ऊपर था। यानी हर जगह का एक लोग जानते हैं, जैसे कि कौन सी जगह जो है वो ज़्यादा मशहूर होगी तो लोग खोलेंगे उसको। तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि सब लोग गूगल ही खोलें। यानी कि जो मार्केट शेयर था ना, वो कुछ इस तरह से था कि आप समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में लोग जो यूज़ कर रहे हैं MSN को और याहू को और गूगल को, तो गूगल जो था उसका जो मार्केट शेयर था वो था 21%। गूगल को लोग इतना ही जानते थे बस। और तकरीबन 39% शेयर था याहू का। और 28% शेयर था MSN का। इट वॉज इन 1996।
ठीक है, 1996 में ये रेशो था। बाकी छोटे छोटे सर्च इंजन थे, अभी भी आप जाके देखें find.com भी मौजूद है, search.com भी मौजूद है, कोई नहीं जानता। इस वक्त जो गूगल का शेयर है दैट इज 82%। ना याहू को कोई जान रहा है, एमएसएन तो बेचारा पता नहीं कौन से कोने में चला गया है, और गूगल ने आप देखें सिर्फ एक लाइन दी। आज भी याहू के पास एक क्लटर खुलता है, पता नहीं क्या क्या है, समझ नहीं आता मुझे तो याहू कि क्या खोल रहा है ये, ठीक है। और गूगल के पास आज भी अगर आप जाएं तो एक लाइन खुल रही है, और वो उसमें क्या कह रहा है, सर्च करो, सर्च करो। सिर्फ आप सिर्फ सोचे, जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक फोकस होके सिर्फ गूगल ने सर्चिंग दी और आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यहाँ याहू ने 1000 चीजें दी हुई हैं, ऊपर था एक जमाने में, नीचे आ गया। आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक चीज में अपनी एक्सपर्टीज हासिल करें। तो सारे लोग आपको उस नाम से जानेंगे। मेरी एक्सपर्टीज बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन एक टाइम के बाद हुई है। लेकिन मेरी पहली पीएचडी जो मैंने 2004 में की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मेरी आज तक उसी से दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। मेरी दूसरी पीएचडी साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन कोई मुझे साइबर सिक्योरिटी का आदमी नहीं समझता। लोग मुझे कहते हैं एआई का आदमी है। लेकिन इसमें एआई के टूल्स कहाँ हैं? जैसे ERP डिजिटल मार्केटिंग वगैरह अभी आएंगे ना, वो तो बात की बात है। वो तो अब हर चीज़ में एआई इस्तेमाल हो रही है कि जब आप ये सीखेंगे तो आपको सर बताएंगे कि ये पहले हम सिखाएंगे ट्रेडिशनल कैसे होता है, फिर हम सिखाएंगे एआई के थ्रू कैसे होता है। लेकिन एआई में भी गड़बड़ है बहुत सारी चीज़ों में। एआई अभी सही आपको वैल्यू जवाब नहीं दे रहा है, इवन कि चैट जीपीटी भी गलत जवाब दे रहा है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर हाउस में, लड़कों को मैंने कहा भाई ये कोड लिख दो, मतलब वो चैट जीपीटी से लिख के ले आया। अब उसको मैंने कहा समझाओ मुझे क्या हो रहा है, सोच पता ही नहीं। मैंने कहा ये कस्टमाइज करना अब क्या होगा, पता ही नहीं है। एक दिन मैंने टेढ़ा काम दे दिया, सारा दिन लेके बैठे रहे, कुछ भी नहीं आया। तो हम मशीन पे डिपेंडेंट हो, लेकिन इतना हो कि मशीन हम पे डिपेंडेंट ना हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो आपको मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आप एआई को इस्तेमाल करें वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार ये भी सही कर रहा है तो मैं सही कर लूँ। हम एआई का इस्तेमाल डायरेक्ट अगर शुरू कर देंगे तो हो सकता है मैं कहीं और ले जाए वो। AI को बहुत आसान सा लगता है, मतलब बहुत difficult, बहुत डेंजरस होगी। बहुत dangerous, ये हर कोई बात। एक बहुत पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, मैं खैर सिर्फ इंग्लिश फिल्म ही देखता हूँ, कभी शुरू से मुझे आदत नहीं है कभी भी देखने की दूसरी पिक्चर्स, नहीं कुछ कोई ना कोई मैसेज होता है, सब अच्छा पिक्चर होते हैं। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा हैकर है, ठीक है, वो लोगों को हैक करता है इस पिक्चर में। एक दिन वो खुद हैक हो जाता है। अब वो ऐसा हैक होता है कि वो उस आदमी को जीने नहीं देता। वो कहता है तुम ऐसे नहीं सोगे, ऐसे सोगे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अब यहाँ नहीं जाओगे, तुम यहाँ जाओ। AI की सबसे dangerous
तुम ये नहीं करोगे, तुम ये करो। करते 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 वो कहता है मैं कहाँ आऊँ, तुमसे कहाँ मिलूँ। कह रहा यहाँ अब मैं तुम्हें कहता हूँ अच्छा तुम थक गए, हार मान ली। कह रहे हाँ मान ली, मैं सबसे बड़ा हैकर नहीं हूँ दुनिया का, तुम सबसे बड़ा हैकर हो। कह रहे आ जाओ। वो उसको बुलाता है एक बिल्डिंग में, टॉप फ्लोर पे पहुँच जाता है। टॉप फ्लोर पे वहाँ पहुँचता है, उसको कमरे बुलाता है, चारों तरफ मतलब एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ उन्होंने के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, बड़ा मेन फ्रेम लगा हुआ है, स्क्रीन चल रही है। तो वो उसको कहता है कि कहाँ हो तुम। कह रहा तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो कह रहा कहाँ हो भाई तुम्हारे सामने। तो कह रहा है चारों तरफ मैं ही तो हूँ। तो उसको मशीन ने हैक किया होता है, एआई मशीन ने उसको हैक किया होता है, ठीक है। और वो उसको कह रहा था तुम मशीन हो, तुमने मुझे हैक किया है। तो वो परेशान हो जाता है, वो पागल हो जाता है। तो वो वहाँ आग लगाता है, आग लगा के भागता है वहाँ से कि अब ये तो फिर बहुत डेंजरस हो जाएगा कि पूरी दुनिया को खा जाएगा ये तो मशीन इंटेलिजेंट होती जा रही है, लेकिन मशीन को लोग बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। माहिर के अलावा बहुत सारे लोग बेवकूफ़ तरीके कर रहे हैं। वो खैर मैं बताना नहीं चाह रहा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि आप एआई के टूल इस्तेमाल ज़रूर करें एक हद तक, जहाँ आपको समझ में आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मशीन ने जवाब दिया है तो क्या सही दिया है। मैं पता चला उसकी स्ट्रेटजी पे चल पड़ा और वो गलत थी मशीन, फिर तो आप पहले उसकी टूल को, आप उसकी जो सिस्टम है उसको सीख तो लें, ठीक है ना। या आप सीखें पहले ट्रेडिशनल मेथड से, जो है एसईओ के मेथड, फला मेथड, ये सारे मेथड आप सीखें। उसके बाद फिर आप एआई का भी इस्तेमाल करें जहाँ जितनी ज़रूरत हो, कंफर्मेशन के लिए, चीज़ों के लिए कि हाँ यार चलो यार हमें पता है तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता ही नहीं है हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेंजरस है हमारे ना। तो पहले मुझे पता हो कि इसका तोड़ भी क्या है, ठीक है ना। ड्राइविंग लेस कार आ गई है ना, तो ड्राइविंग लेस कार के लिए अमेरिका में रोड अलग है। अभी भी उन्होंने प्रिकॉशनरी लगाया हुआ है कि यहाँ से पैदल ना गुजरें। हालांकि वो गाड़ी रुक जाती है, पैदल जैसे गुजरता है गाड़ी ब्रेक मार देती है, बहुत दूर से ब्रेक मार रही है। अलग रोड है उसका, रास्ते में आपको अकेले ले जा रही है, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उसका दिमाग ख़राब हो गया मशीन का, तो वो क्या करेगी, आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आपके पास कोई स्टॉप बटन नहीं है। तो अब उन्होंने, अमेरिका का एक लॉ है, एक स्टैंडर्ड आया, उसका नाम है ISO 42001। ये स्टैंडर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब उन्होंने कहा नहीं, इसमें जो वो है, जो बैठेगा इसके अंदर, जो भी कस्टमर होगा जो इसमें बैठेगा, उसको एक बटन दे दिया कि अगर आपको लगे कि गाड़ी कहीं ऐसी जगह जा रही है जो आप समझ रहे हैं बहुत डेंजरस है, तो आप ये बटन प्रेस कर दें, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो यानी प्रिकॉशनरी अभी भी हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप हर चीज़ मशीन पर डिपेंडेंट कर लें। आप बिल्कुल यूज़ करें एआई के, बहुत सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल करवाएंगे सर आपको बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि ये टूल पीछे क्या कर रहा है, हम खुद भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप टूल भी इस्तेमाल करें, तो मतलब जैसे आपको पता है कि यार ग्राइंडर कैसे इस्तेमाल होता है, तो उसकी लिमिट है ना, आप उसको रोक सकते हैं। ऐसे ही आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो आपको पता ही नहीं है, तो वो आपके हाथ भी काट देगा, आपकी गर्दन भी काट सकता है। तो उसके टूल का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सीखें पहले कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो एआई के टूल्स भी इसमें हैं जो आप करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट एक इन्फॉर्म किया है कि मार्केट के अंदर आपकी डिमांड कहाँ कहाँ है, और हर बिजनेस को चाहिए इस वक्त, हर इंस्टीट्यूट को चाहिए, हर कंपनी को चाहिए। बाहर जितनी बड़ी दुनिया हमारी है ना, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, और इतना बड़ा ही हिस्सा एक यूरोप का, और इतना ही बड़ा हिस्सा एक जो है ना वो यूएस का है, जो खलकत अल्लाह ने 3 हिस्सों में बांटी हुई, और हर को अपने अपने हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये काम कहाँ से मिलेगा और आप कैसे करेंगे। उसमें जब आप ये सीख लेंगे तो आपके पास
दो बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पर आप जाके काम ढूंढ सकते हैं घर बैठे। एक है यूडेमी, ठीक है, सॉरी अपना एक है फाइवर और दूसरा अपवर्क। अब उसको कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, वो एक अलग मैटर है। उसको आप यूट्यूब से भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको काम तो आए, आप बताने के काबिल तो कि मुझे ये काम आता है, ठीक है ना, मैं काम कर सकते हैं। घर बैठे भी काम है बहुत सारा जो आप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की ज़रूरत है। अगर मैं किसी को समझा दूँ ये बात कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, क्यों इतना पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर, इसी गली में चाहिए ना तुम्हें मार्केटिंग, इसी गली में मार्केटिंग हो जाएगी। इस लेवल पे जाके मार्केटिंग कर सकते हैं आप। मैं कहूँ यार तारे रोड के इस इलाके में मार्केटिंग हो जाए, हो जाएगी। मैं कहूँ लंदन स्ट्रीट के ऊपर मार्केटिंग हो जाए, वहाँ हो जाएगी। सिर्फ स्पेसिफिक इस लेवल पर इतना आपके पास कंट्रोल दिया है इस डिजिटल वर्ल्ड में, और इतनी बड़ी ये ताकत है कि आपकी सोच होगी अगर आप इसको सही मानों में समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्कोप बहुत बड़ा है, आप उस स्कोप पे अपने आप को पहले समझें और उसके बाद स्पेसिफिक होकर उसकी एक्सपर्टीज ले लें, ठीक है। तो आपके पास काम की कमी नहीं होगी, वक्त कम पड़ जाएगा, जैसे हमारे पास है कि हम सोचते हैं कि 8 दिन हो जाए हफ्ते में, काम भी खत्म नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर आपको काम आता है तो दुनिया आपके पीछे भाग रही होगी, और जिसके पास काम नहीं है आता ना ना करना चाहिए, तो वो कहेगा यार काम ही नहीं है, इस पाकिस्तान में काम ही नहीं। मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान में इतना काम है, कहीं काम नहीं है। आता हो आपको काम, पता हो आपको काम कहाँ से मिलेगा, आप सही जगह पे जाके अपने आप को पिच करें, सही मार्केट करें, काम ही काम है, ठीक है। तो ये आपको सर आगे पढ़ाएंगे, फिर मैं बीच में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक आध क्लास अगर मिला तो ज़रूर लूँगा आपकी क्लास। तो वहाँ पे वो आतिफ आपको इंशाल्लाह लेके चलेगा, और एफिलिएट्स भी हम आपको दे देंगे बाद में अगर हमारे पास है। कुछ एफिलिएट तो हमारे 3D के अपने ही हैं, अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दो कंपनीज अभी 3D की और इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो वो अगर होंगी तो उस पर भी काम कर सकते हैं, वो अभी इन प्रोसेस है। तो हो सकता है कि वो चंद दिनों में, एक आध महीने के अंदर वो भी मार्केट में इन हो जाए, उसका भी काम है। तो बात कुछ क्लियर है, कोई सवाल जहन में है? यही तो मजा है कि नहीं है, वो भी कर सकता है। आपको ये सब सीखने की जरूरत, ये सब सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप तो इस हिस्से में आ जाएं बस, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, क्या नाम है इसका, ये वाला, दिस वन, बस इस हिस्से के अंदर आप आ जाएं। इस हिस्से में टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं चाहिए आपको। जिसकी टेक्निकल नॉलेज होगी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसमें HTML चाहिए, वो आप सीख लें, ओनली HTML। 3 दिन की लैंग्वेज है HTML। एक साइट में आपको बता देता हूँ, वहां से सीख लेंगे आप। एक इनको छोटी सी वेबसाइट बनवा दें उसके ऊपर, ताकि ये इनको अंदाजा हो जाए, उसी पे देते हैं लेसन के बना के लाओ, ये खुद ही बना के लाएंगे। जो कुछ आप करके लेकर आएंगे, जो भी कुछ आपने करना है ग्रुप पर डाल दें, ग्रुप में वहाँ पे मेंशन कर दें, ये मैंने सर मेरा काम है मैंने कर लिया। वहाँ आपके असाइनमेंट भी आते जाएंगे ग्रुप में, और उसी में आप देखते भी जाएंगे हम लोग क्या हो रहा है। मैं भी उस ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं भी देखता रहूँगा क्या हो रहा है, ठीक है जी। क्या पूछ रहे थे बेटा? कौन फिरोज, तुम कुछ पूछ रहे थे? सर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे या सिर्फ मतलब बाकी चीजें भी सीखनी है इन कोर्स के दौरान? थोड़ा सा माइक पीछे करके बात करो, थोड़ा सा माइक पीछे करके बात करो। जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे या ये बाकी सारे भी साथ में सीखेंगे? ये सब कुछ सीखेंगे आप? ये आप ये सब सीखेंगे। इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये तो आप सीखेंगे, और ये वाला पार्ट सीखेंगे, ये नहीं सीखेंगे आप।
सर्च इंजन मार्केटिंग नहीं सीखेंगे आप, ये अलग बिल्कुल एक दुनिया है। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, नहीं। अच्छा जी, सबसे लास्ट वाला जो है, जो आपने ये वेब होस्टिंग, हाँ इंटरनेट तक तो मुझे समझ में आया, डोमेन और आईपी एड्रेस जो आपने लिखा, ये वेब होस्टिंग और डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जो है वो भी समझ में आया, ये दो चीज़ें मुझे समझ में आई। देखो, जब तुम कोई नाम अपनी वेबसाइट का रखती हो तो आप पहले एक जगह जाते हैं, वहाँ पे सर्च कराते हैं कि क्या ये वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं है ये नाम। ठीक है, मिसाल और उसको कहाँ सर्च कराएंगे? मिसाल के तौर पर दिखाता हूँ तुम्हें, register.com एक वेबसाइट है जहाँ से हम नाम को पहले ढूंढते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, जब ये डोमेन अगर वो मुझे दिखा देता है कि ये अवेलेबल है, मैं अभी देख खोलता हूँ, आपको खुल जाए ज़रा ये। ठीक है, मैं ये देखिए लिखा ना सर्च डोमेन नेम्स। अब मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई नाम सोचा, मेरी कंपनी का नाम है, मैंने कहा शहीर बिरयानी हाउस .com। अब मैंने ये सर्च कराया, पहले मैं बिज़नेस बनाने से पहले मैं यहाँ जाके सर्च कराऊंगा। ये गया इंटरनेट पे, डेटाबेस पड़ी हुई थी उसमें से ढूंढा उसने, जितनी देर में ब्राउज हो रहा है, उसमें देखा, उसने कहा हाँ ये अवेलेबल है। अभी तक किसी ने शहीर बिरयानी हाउस .com नहीं खोला है। ठीक है, मैं इस डोमेन को यहाँ पे ख़रीद लूँगा। ओके, क्या करा मैंने? ख़रीद लिया मैंने। ये इंटरनेट ने register.com के साथ आपस में एक कनेक्शन पीछे बनाया हुआ है और register.com जो है वो ख़रीद लेता है। ठीक है, register.com आपको बेच देता है, आपने ख़रीद लिया नाम। अब जब आप ख़रीदेंगे तो आपके पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी उनकी कि भाई ये आपका नाम है, अब इस नाम को कहाँ भेजना है, कहाँ पे आपकी फाइलें पड़ी हैं, जो साइट खुले। समझ रही ना बात को? दादा दादी ने नाम तो रख दिया है, झूला नहीं है। ठीक है, अब वो बॉक्स में एक सर्वर है, वो सर्वर को कहते हैं होस्टिंग, वेब होस्टिंग। अब मुझे उसको अलग खरीदना पड़ेगा। नाम अलग परचेज, जी, वेब होस्टिंग अलग परचेज करते हैं। तो दुनिया, वेबसाइट का नाम, तो हमारे पास जगह मिलती है हमें और नाम मिलता है ताकि हम वहाँ पर अपनी फाइलों को रख सकें और जा सकें। होता ये है कि हमारे पास अब ये लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, वो मिला के बेच रहे हैं, उनका अपना सर्वर है। ठीक है, और डोमेन आप ख़रीदते हैं उनसे, वो ख़रीद के जनाब उस डोमेन पे जो है ना वो क्या कहते हैं, आपको बेच देते हैं मिला के। तो आपको होस्टिंग अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट एक ही जगह से वो आपको, जैसे आज आप जा रहे हैं इम्तियाज़, सब कुछ वहीं से मिल रहा है ना, ऐसा पहले थोड़ी होता था। पहले हम कुछ कहीं से लेते थे, कुछ कहीं से लेते थे, कुछ कहीं से लेते थे, अलग अलग दुकानों से चीज़ें लेते थे। अब वो बंडल आपको एक जगह दिया उन्होंने, अब आपको चाहिए ग्रॉसरी चाहिए, आपको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, आपको और XYZ कपड़े चाहिए, सब मिल रहे हैं, एक ही जगह में सब कुछ मिल रहा है। तो उन्होंने वेब होस्टिंग और डोमेन नेम एक जगह रख के बेच रहे हो, तो आपको पता नहीं लगता कि वेब होस्टिंग अलग मिल रही होती है, डोमेन नेम अलग होता है। समझ रहे हो? हमारा डोमेन नेम अलग है, वेब होस्टिंग अलग है, मिला के मैं बिजनेस कर सकता हूँ इसका, जैसे मैं पहले करता था।
अगर आप अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई अपना नाम से वेबसाइट खोलें या कुछ करें, लेकिन अगर आप आगे बिजनेस करने से पहले मैंने कहा कहीं पे पहले आप जाके अपने आप को इस्तेमाल करें कि मैं कितनी स्ट्रेंथफुल है मेरी एरिया जिसमें मैं काम कर सकती हूँ। पहले आप किसी वेबसाइट पर काम करके उस वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में तो लेकर आए, जब किसी को ले आएंगी तो फिर अपना बिजनेस ला सकेंगी ना आप। पहले इन्वेस्ट कर लिया, बदला डूब गया सब कुछ। तो जब आप कहीं जाके काम करते हैं तो 4 लोग और बैठे होते हैं, उनसे सीखते हैं। इनिशियल लेवल पर आपको करना पड़ता है ये, ठीक है जी। और कोई किसी का सवाल है? या पीडीएफ डाउनलोड करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या मैंने डाउनलोड किया जो आपने पूरा एक स्ट्रक्चर अभी जो समझाया है, सेव कर दिया ना मैंने, सेव करके आप ग्रुप में दे ग्रुप में भी दे देंगे। सीन पिक्चर की जरूरत नहीं। आप ले लें पिक्चर, फिर भी कोई मसला नहीं है, आप पिक्चर ले लें जी। सबा, आपको कुछ पूछना है? सबा, कैन यू हियर मी? No, sir. Yes, yes, I can hear you. No, everything is clear, sir. It's fine, everything is good. Everything is very well. Thank you, sir. Right. Okay, sir. So now we have another trainer over here, the Mr. Shahzad. He will be continuing in the next class, and my side actually I'm completed my task. So inshallah next time Mr. Shahzad will continue with you. And on the Saturday basically we have just a practical section, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो हम टास्क पे बताएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस आपको दे देंगे फ़िलहाल। तो क्लासेस जो है वो थ्योरेटिकल ट्यूसडे को होंगी, सर भी होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको लेके चलेंगे ताकि HTML से स्टार्ट करेंगे ना उस दिन, तो उस दिन थोड़ा HTML बताएं, आपको समझाएं थोड़ी बात। सैटरडे को 6 बजे, सैटरडे एंड टुडे इज़ ट्यूसडे सैटरडे आपकी क्लास होगी, ओके जी। So no questions? Sir, I want to know something that says I'm working. So can I have the recording sessions of Tuesdays, especially? Sorry? आवाज़ The चली गई। recording session. Hello? जी जी। Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Sir, is it possible I can have the recorded sessions of Tuesday? Yes. Every class have been recorded, and you can have a recording session and in every class. Oh, thank you so much, sir. Right. Okay, जी, thank you so much everybody. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फिर इंशाल्लाह जो है वो सर आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. Thank you.